नमस्कार, मैं हूं राजश्री आपके साथ और इंडिया लीगल के एक बेहद ख़ास एपिसोड में आपके सामने हूं। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने एक ऐसा विषय चुना है जो सीधे आपके पॉकेट, आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, आपके उस पैसे से जुड़ा हुआ है जिसे आप बहुत सुरक्षित समझ रहे हैं। और जब भी किसी भी घर में थोड़ा बहुत भी पैसा आता है तो भारतीयों की मानसिकता होती है उसे एफडी कर देने के लिए, फिक्स डिपॉजिट करने के लिए। हम ये मान के चलते हैं कि ये फिक्स डिपॉजिट हमारे भविष्य के लिए एक सुरक्षित निधि है जिसकी जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसका दुगना हमारे पास होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एफडी को लेकर बहुत सारे ऐसे नियम इस वक्त हैं जो कि सीधे तौर पर आपकी जेब पर हमला कर रहे हैं। आज हम बात खून पसीने की कमाई की सुरक्षा की करने वाले हैं। हम अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई जब बैंकों में सुरक्षित रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर बैंक से पैसा निकालते रहते हैं, बैंक भी हमारी जमा रकम को सुरक्षित रखने की पूरी गारंटी देते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है ये हम आपको बताएंगे। अगर बैंक की हालत ख़राब हो जाए या फिर वो किसी तरह से फेल हो जाए तो हमारी जमा राशि का क्या होगा, क्या आपने कभी ये सोचा है? क्या बैंक हमारा पैसा लौटाएगा या हमें पूरा पैसा मिल पाएगा? क्या आपका कोई ऐसा अनुभव है कि आपको ऐसा पूरे के पूरे पैसे लौटे हैं आपके पास? शुक्र है कि अभी तक जिन बैंकों में आपने पैसे जमा करवाए हैं, हो सकता है कि आपको उन बैंकों से अनुभव अच्छा रहा हो, लेकिन अभी भी हमारे बैंकिंग सिस्टम में ऐसी कई खामियां हैं जिसकी वजह से वो निधि जो आपकी गाढ़ी कमाई का है, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं, जो आपके आड़े वक्त काम आने वाला पैसा है, वो भी ख़तरे में है। और आज हम चर्चा इसी बात पर करने वाले हैं एक बेहद ही अनुभवी पैनल के साथ जो हमें इन ख़तरों से भी आगाह करेंगे और इसके अलावा सरकार को इन ख़तरों से आम भारतीयों को दूर करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इस पर कैसे ये पूरा पैनल काम कर रहा है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक बैंक खाता धारकों की 5 लाख रुपए तक की रकम का बीमा किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका बजट भाषण में भी बहुत ज़ोर शोर से ऐलान किया था। नया नियम 4 फरवरी से प्रभावी हुआ है, यानी कि बैंक डूबने की स्थिति में खाता धारक को 5 लाख रुपए की जमा राशि पर पूरी गारंटी मिलेगी। इससे पहले बैंक फेल होने पर सिर्फ 1 लाख रुपए तक की जमा राशि पर गारंटी मिलती थी। लेकिन क्या 5 लाख की जमा राशि पर मिल रही गारंटी ही पूरी तरह से सक्षम है आम भारतीयों के इस गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए, या कोई और व्यवस्था हमें करने की ज़रूरत है? दरअसल सरकार ने जो नई व्यवस्था दी है इसके अंतर्गत सभी तरह के बैंक आते हैं जिनसे बचत, फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट पर ग्राहकों को गारंटी मिलती है। रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम या DICGC इस स्कीम का संचालन करता है। ये सारे जो आंकड़े हैं, ये सारे जो नाम हैं आपको और हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ख़तरे इसके इर्द गिर्द कैसे मंडरा रहे हैं जिस पर हमारा ये पैनल काम करने जा रहा है, ये हम आपके सामने आज रखेंगे। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम इस स्कीम के लिए ग्राहकों से कोई प्रीमियम अब तक नहीं लेता है, लेकिन बैंकों को बीमा कवर के लिए प्रीमियम देना होता है। RBI ने कहा कि ये स्कीम अभी तभी लागू होगी जब बैंक बंद हो जाए। अगर किसी ग्राहक के अलग अलग बैंकों में पैसा जमा है तो ऐसी स्थिति में भी उसे 5 लाख से ज़्यादा का कवर नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप चाहे किसी भी बैंक में कितने भी पैसे जमा करके आपने रखे हों, यदि बैंक डूब जाता है तो केवल आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप अपने पैसे पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, ऐसा अभी तक माना गया है। पोस्ट ऑफिस में जमा राशि की गारंटी सरकार की होती है। बैंकों में जमा राशि को CRR या कैश रिजर्व रेशियो और SLR यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात में लगाया जाता है और बाकी रकम का आम लोगों का या कॉरपोरेट को लोन दिया जाता है। लोन से मिलने वाले ब्याज से बैंक अपना जो व्यापार है, जो अपना बिजनेस है, वो बढ़ाते हैं। अब एक ऐसी संस्था है जो कि इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रही है, जिसका नाम पब्लिक पुलिस नाम की एक संस्था है, जो पैसे को पूरी तरह से सुरक्षित करने की मुहिम छेड़ने में लगी हुई है। और उस संस्था से जुड़े हुए तमाम कई हमारे साथ इस वक्त पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। केवल इसी संस्था की बात नहीं है, बात 130 करोड़ भारतीयों की है जो कहीं न कहीं फ़िक्स डिपॉजिट से जुड़े हुए हैं। और इन फ़िक्स डिपॉजिट
के जो पैसे हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी कैसे 130 करोड़ भारतीयों को दी जा सके, इस पर काम करने की ज़रूरत है। इंडिया लीगल की कोशिश आज इस कार्यक्रम में यही है कि हम इस पूरे मामले से जुड़कर आपको ये बता सकें कि चाहे वो एक आम किसान हो या फिर कोई जवान हो या फिर लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार करने वाली कोई कंपनी का मालिक हो, सभी कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। उन सभी के पैसे की सुरक्षा हम कैसे कर पाएं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेहद अहम पैनल है और इस पैनल से मैं आपको रूबरू कराऊंगी। इसके पहले मैं एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए आपको ये ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। हमारे देश में बैंक फिक्स डिपॉजिट को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही कारण है कि बचत करने वाले लोग निवेश के नाम पर सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं। अगर आपको लगता है कि बैंक एफडी में लगाया गया पैसा सुरक्षित होगा, तो आपको बता दें कि अगर बैंक दिवालिया हो जाए तो ऐसी सूरत में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन या DICGC पर आपको सिर्फ 5 लाख तक की ही रकम देने की जिम्मेदारी होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका बजट भाषण में भी ऐलान किया था। नया नियम 4 फरवरी से प्रभावी हुआ है, यानी कि बैंक डूबने की स्थिति में खाता धारक को 5 लाख रुपए की जमा राशि की ही गारंटी मिलेगी। इससे पहले बैंक फेल होने पर सिर्फ 1 लाख रुपए तक की ही जमा राशि पर गारंटी मिलती थी। The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation has been permitted to increase deposit insurance coverage for a depositor, which is now standing at 1 lakh of rupees to 5 lakh per depositor. संवैधानिक तौर पर देखें तो ये ग्राहकों के राइट टू लाइफ का उल्लंघन है, जो कि संविधान में निहित है। साथ में बैंक ग्राहकों के हितों के साथ भी धोखा है। हैरत की बात यह है कि DICGC 12 पैसा प्रति 100 रुपए प्रीमियम चार्ज करता रहा है। ये प्रीमियम पूरी रकम पर है, लेकिन सिर्फ 5 लाख की ही गारंटी दी जा रही है। कायदे से तो पूरी रकम की बीमा होनी चाहिए। इन हालातों में संस्थागत बदलाव के लिए पुलिस पब्लिक ने जो मुहिम छेड़ी है, उसे एक राष्ट्रव्यापी मुहिम बनाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा है कैसे आपकी और हमारी गाढ़ी कमाई पर खतरे की तलवार लटक रही है। भले ही हम बैंक में पैसे रखकर FD कर निश्चिंत हो जाते हैं, पर ये निश्चिंतता हमेशा के लिए नहीं है। यदि बैंक, जिसकी आज की आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा है, जिस तरह से लगातार हमारी आर्थिक स्थिति में विश्व स्तर पर परिवर्तन हो रहा है, तमाम बैंकों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में यदि आपका बैंक कहीं बंद होने लगे तो आपका पैसा डूब सकता है ज़्यादा मात्रा में। और आपको यदि FD पर कुछ मिलेगा भी तो वो केवल 5 लाख रुपए। अब इसका समाधान क्या हो और अभी की व्यवस्था कितनी समुचित है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ऐसा पैनल है जो देश में पहली बार एक ऐसा पैनल आपके सामने किसी टेलीविज़न सेट पर दिखेगा, जिसमें इस पूरे मामले के तमाम ऐसे लोग जो विशेषज्ञ हैं वो जुड़े हुए हैं। और वो केवल इस बात पर चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि इस पूरे मामले में सरकार को कैसे नई राह दिखाई जाए, सरकार कैसे अपनी 130 करोड़ जनता की सेवा करे और उसके अच्छे दिनों के लिए जुटाए गए पैसों की स्थिति को, पैसों को बचा कर रखा जा सके, इस पर काम करेगी। इस पर ही ये पूरा पैनल काम पहले से ही कर रहा है और इंडिया लीगल APN के साथ मिलकर इस काम को और तेज़ी देने के लिए हमारी ये कोशिश है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपको रूबरू करा दूं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पैनल में ऑनरेबल जस्टिस KG बालाकृष्णन, पूर्व प्रधान न्यायाधीश भारत के मौजूद हैं। वेरी वेलकम टू आवर शो सर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप राय जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ देवदत्त जी मौजूद हैं, पूर्व IAS, और राकेश माहेश्वरी जी मौजूद हैं, CEO पब्लिक पुलिस। विनोद जुनेजा जी, पूर्व चेयरमैन बैंक ऑफ राजस्थान के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम अन्य मेहमान भी। PK मल्होत्रा, पूर्व कानून सचिव भारत सरकार के जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व
पूर्व डीजीपी यूपी के जुड़ रहे हैं, और RM मल्ला, पूर्व चेयरमैन IDBI, और जस्टिस मुकुल शेरावत, पूर्व जज NCLT मुंबई से जुड़ रहे हैं। KN भंडारी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व चेयरमैन न्यू इंडिया इंश्योरेंस जोधपुर के। तो सबसे पहले इस पूरे मामले की शुरुआत आई विल स्टार्ट विद यू ओनली सर, Justice Balakrishnan. What is your view on current insurance scheme of fixed deposits up till 5 lakhs rupees? Is it a bad deal for bank consumers or is it okay? Hello? Yeah, can you hear me, sir? Yes, I can hear. I am concerned with the small scale depositors. Their hard-earned money is deposited, and after some time they are not getting anything from the bank. It is a sad predicament. So that is to be avoided. Government should support, the RBI should give support, and the bank should ensure that their deposit is safe to the extent possible. So that is it, and we are got our eminent. I am not an economist or an expert in financial matters, Sir. but there are other people who will give you the guidance. I am sure that they will enlighten on this aspect. Definitely, sir, and you just be with us. I know you are so humble to say this. You are not expert on this matter, but definitely you are the one who is going to enlighten the government about this whole issue, because this issue is related with 130 crore of Indians, and you are the flag bearer of them. So just be with us, sir. हमारे साथ इस मामले पर पीके मल्होत्रा भी जुड़े हुए हैं, लेकिन पीके मल्होत्रा साहब आपके पास आऊँ इसके पहले मैं आना चाहूँगी जुनेजा साहब, बैंक से रिलेटेड पूरा मामला है ये, और सबसे बड़ा आरोप बैंक के ऊपर लगा है कि भाई पैसा हमने कितने भी डालने हैं, आप देंगे 5 लाख रुपए ही। कितना सही है ये 130 करोड़ जनता की के लिहाज से यदि देखा जाए तो ये अन्याय कहा जाएगा बैंकों का? देखिए, आई डू एग्री, मैं आपके बिल्कुल सहमत हूँ। एक तरीके से अन्याय है जो गवर्नमेंट ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 100% ऑन सब्सिडी है सर। ये डिपॉजिट की जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की। एक मैं बड़ा सिंपल सा रखता हूँ नॉर्मल आदमी के लिए। मैंने एक इंश्योरेंस लिया 1 करोड़ का या 20 लाख गाड़ी का, मैंने प्रीमियम दिया उस 1 करोड़ के ऊपर, चाहे 12 पैसे दिया, 15 पैसे दिया, पर जब आपने मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी दी कि हम तो सिर्फ रिस्क आपका 5 लाख रुपए का कवर करेंगे, प्रीमियम आपको 20 लाख रुपए देंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक मुद्दा जो है बड़ा अहम मुद्दा है, एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट योर चैनल दैट यू आर फर्स्ट टू रेज दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ना देखो, जिस तरह आजकल बैंकों की हालत किसी से छुपी नहीं। वी आर द बैंकर्स, वी नो व्हाट इज द इनसाइड कंडीशन एंड आउटसाइड कंडीशन। स्टिल हालत जो अंदर की है वो बहुत कम लोगों को पता है। आज देखिए, पंजाब महाराष्ट्र बैंक, यस बैंक, अब धनलक्ष्मी बैंक, हर रोज किसी ना किसी न्यूज़पेपर में एक खतरा हमारे ऊपर लगा रहता है। उसको रुकाने के लिए ये जरूरी है कि रिजर्व बैंक ने ऐसी कोई संस्था बनाई जाए। देखिए, आजकल ठीक है 92% लोगों को जिनका 5 लाख से कम का डिपॉजिट है अब कवर कर रहे हैं, पर आप ये मत भूलिए कि आजकल जो वी आर नॉट अगेंस्ट पुअर, वी आर नॉट अगेंस्ट द स्मॉल डिपॉजिटर। आज जो मुहिम है कि एक कोई सरकारी आदमी या नॉन सरकारी या रिटायर होता है, पेंशनर जो आपने अपने बताया, सारी पैसे वो लाके बैंक के अंदर जमा करा देता है। उससे भी ज्यादा वो समस्या है जब किसान, देवदत्त जी IAS रह चुके हैं और बहुत समाज में निचले से ऊपरी तबके तक जुड़े हुए रहे हैं। सर, आपने देखा होगा कैसे किसानों के पास जो अन्न बेचकर जो पैसा आता है वो अपनी बेटी की शादी के लिए जाके फिक्स डिपॉजिट करता है। अब वो भले ही 6 लाख रुपए हो, 7 लाख रुपए हो, लेकिन जब उसको असली पैसा लेने का वक्त आएगा उसे केवल 5 लाख मिलेगा। उसके लिए तो 2 लाख रुपए भी गाढ़ी कमाई है। ऐसे में सर आपको क्या लगता है कि ये जो व्यवस्था सरकार ने बड़े तालियों के साथ किया, निर्मला जी ने इस बार इसको लागू किया, लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी तक सरकार वहां तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई है जो असली समस्या है? सर देखिए, अभी तक जो बजट था, बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की सीमा बढ़ाई। उसका तो पूरे देश ने स्वागत किया जी। लेकिन समस्या ये है कि यदि 5 लाख से ऊपर का डिपॉजिट हम लोग किसी भी बैंक में करते हैं या और सभी बैंकों को मिला करते हैं, और बैंक
अगर फेल हो जाती है, उस दशा में केवल 5 लाख रुपए हम लोगों को मिलेगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या किसान हो, मजदूर हो, कोई भी। बिल्कुल, हाँ। अब हमें अगर किसी भी हम लोग हाउस लोन पे जाते हैं, हाउसिंग लोन में जितने पैसे का लोन होता है उतने पैसे का ही इंश्योरेंस किया जाता है। जब हमें लोन का इंश्योरेंस उतने पैसे किया जाता है तो क्यों नहीं हमारा जो डिपॉजिट है उसका भी इंश्योरेंस, चाहे वो डिपॉजिटर से ही आप ले लें। अगर किसी बैंक को ये समस्या है, डीआईसी अगर मान लीजिए नहीं कर पाता है, तो उस केस में कोई कॉर्पोरेशन बना दिया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई कॉर्पोरेशन बना दे, हाँ। और उस कॉर्पोरेशन के माध्यम से कहीं से फंडिंग कराए और डिपॉजिटर से ही अगर वो पैसा ले लिया जाए, लेकिन उसका पैसे का इंश्योरेंस होना चाहिए। बिल्कुल हल की बात हो गई, लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है माहेश्वरी जी कि अभी तक एक सीए होने के नाते ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अभी तक सरकार के पास जाहिर सी बात है कि ये सारे आइडियाज़ होंगे और किस तरह से इसे सुरक्षित रखा जाए, इन सब चीज़ों पे बात हो रही होगी, लेकिन जो जिसको हम लोग कहा जाए प्रॉब्लम, सरकार की तरफ से भी कोई समस्या होगी। आप कहाँ इसमें मुख्य समस्या आप कहाँ देख रहे हैं कि सरकार तो कहेगी 5 लाख रुपए तो हम दे रहे हैं, आप मुख्य समस्या कहाँ देख रहे हैं? देखिए इसमें क्या है, इतना हार्ड एंड मनी है, टैक्स पेड मनी, सरकार ने सारी जगह बैंकिंग चैनल चलाए हैं, डिजिटल बैंकिंग हो गई, सब लोगों को परसू कर रहे हैं कि भाई बैंकिंग चैनल के थ्रू आप सारी ट्रांजैक्शन करिए। हाँ। और अगर पैसा बैंक में पैसा ही हमारा सेफ नहीं है, सिक्योर्ड नहीं है, तो फिर तो हर आदमी को एक डर लगा रहता है, स्लीपलेस नाइट है। हाँ, एक बिल्कुल। और बड़ा दिक्कत है कि आप एनबीएफसीज हैं, हाँ। वो पैसा ले लेती हैं बैंकों से, उन कोई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, कॉरपोरेट्स में भले ही रेगुलेटर्स हैं बट वहाँ भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं ये लोग। तो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर्स के केस में किया कि जिन लोगों का पैसा जमा है वो एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ट्रीट होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम कहते हैं ये एनबीएफसी हैं, कंपनीज हैं या बैंक्स हैं, हाँ। यहाँ पे एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्यों नहीं ट्रीट किया जाता? एग्जैक्टली। एज ए सिक्योर्ड, इट इज अ टैक्स पेड मनी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जब जिस तरह की, क्या ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जिसकी वजह से पेंडेंसी हो रही है ज़्यादा कोर्ट्स में और ये जो मामले आते हैं और जिस तरह से ये पूरा सब चल रहा है कि भाई 5 लाख देंगे, जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से अन्याय ज़्यादा हो रहा होगा उन लोगों के साथ जिनके पैसे डूब रहे हैं। देखिए क्या है कि जब भी कोई बैंक बंद होता है तो आपको वहाँ पर कतारें दिखती हैं और कई बार हर चैनल दिखाता है कि यहाँ पर ये परेशान है, इन्होंने शादी के लिए पैसे रखे थे, किसी ने अपनी मेहनत की कमाई के पैसे डाल रखे थे, ये सारी खबरें आती हैं। लेकिन आप अगर पब्लिक को पहले ही मालूम हो, डिपॉजिटर को, कि हमारा जो ये बंद बोतल है हमारे डिपॉजिट का, इसका नीचे किसी ने छेद कर दिया है और वो पानी निकल चुका है, ऊपर से ढक्कन तो बंद दिखता है मगर नीचे पानी नहीं है जी। अगर इस तरह का माहौल है किसी भी देश के अंदर, तो आप डिपॉजिटर के पैसे लेने के लिए आप गारंटी लेते क्यों? आप अगर आप में क्षमता नहीं है कि आप डिपॉजिटर के पैसे वापस कर सको तो आपको डिपॉजिट लेने का हक नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि मान लीजिए आप डिपॉजिट लेते हो और आप ये कहते हो कि देखो अभी आपने जो डिपॉजिट कर दिया हमारे यहाँ पर, उसकी मैक्सिमम लिमिट यही है, तो आप हमारे से पैसे क्यों लेते हो इंश्योरेंस के? जो आप हमसे पर 100 रुपये, 12 पैसे, 13 पैसे जो भी आप लेते हो, आपको वो लेने का हक नहीं है। हाँ। और अगर आपने 100 रुपये के हिसाब से 12 पैसे, 100 रुपये पे 12 पैसे के दर से आपने हमसे फीस ले ली है, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि हम डिपॉजिट आपका इतना ही प्रोटेक्ट करेंगे 5 लाख तक का ही? ये भी बात ठीक नहीं है। हाँ। तीसरी बात यह है कि जब किसी व्यक्ति ने, अगर हम किसी सरकार के दिए गए लाइसेंस पे भरोसा करके और उस बैंक के अंदर अपने पैसे जमा करते हैं, तो आप किस आधार पे कह सकते हो कि आपको हम इतना ही देंगे? हमारे पैसे के प्रोटेक्शन के लिए, हमारे धन की रक्षा के लिए ये जिम्मेदारी सरकार की भी है और सरकार को भी ये करना चाहिए। देखिए ठीक है, पहले सिस्टम नहीं रहा होगा, आज 1958 का, कई देशों में 30 का सिस्टम है, कई देशों में 38 का सिस्टम है, आप एक पुराना सिस्टम चला रहे हो। उस जमाने में अगर हमने किसी को लाख रुपए की प्रोटेक्शन दी तो उस समय लाख रुपए आज के पैसों से कंपेयर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप जब कोई डिपॉजिटर से आप कहते हैं 90% लोगों के पैसे हमने कवर कर लिए, 90% कौन लोग हैं जिनके डिपॉजिट 5 लाख के नीचे आपने कवर कर लिया, मगर जिनके पैसे से आपका बैंक चल रहा है आप उनके पैसे प्रोटेक्ट नहीं करते हो। आप जिन्होंने आप पे भरोसा करके आपके बैंक के अंदर आपके प्रीमियर जो है कस्टमर बने हुए, उन पे वो भरोसा आप पे नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली ये सिस्टम का फेल्योर है और सिस्टम को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि जो आमजन है उनके धन की रक्षा हो। बिल्कुल। मल्होत्रा साहब,
आपको कैसे लगता है कि आखिर सरकार कहेगी कि सरकार इसमें स्टेक होल्डर कैसे है? सरकार तो बार बार कह रही है कि हमने सुरक्षित कर दिया, 1 लाख था हमने बढ़ाकर 5 लाख कर दिया और ये 90 से 92% लोग इसमें कवर हो गए। ऐसे में सरकार को आप इस पूरे मामले में स्टेक होल्डर कैसे मानेंगे? सर अभी मैं आऊँगी मल्होत्रा जी आपके पास। आई थिंक देयर सम टेक्निकल फॉल्ट इज़ देयर। भंडारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंडारी साहब, यही इसी तरह का एक सवाल आपके पास भी मैं ज़रूर रखना चाहूँगी कि जब एक कस्टमर है वो पूरा प्रीमियम दे रहा है, पूरे पैसे पे दे रहा है, जैसे कि प्रदीप जी ने भी उठाया मसला कि और तमाम पैनल में भी लोग कह रहे हैं कि पैसा तो हम पूरे पे दे रहे हैं अपना प्रीमियम, लेकिन आप हमें जब बैंक डूबता है तो आप हमें 5 लाख रुपए देते हैं और आप निकल जाते हैं। ऐसे में आखिर एक बैंक की जो सबसे बड़ी बात है कि बैंक का जो क्रेडिबिलिटी है वो भी स्टेक पे लगी हुई है, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी भी स्टेक पे लगती है। आखिर इसको कितना आप मानेंगे कि कितना ये न्याय संगत होगा? देखिए, मुझे कोई औचित्य समझ में नहीं आता है जी। कोई औचित्य समझ में नहीं आता है कि आप मेरे से 1 करोड़ रुपए की डिपॉजिट लेते हैं और 5 लाख की गारंटी करते हैं। ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जितनी भी है जो आरबीआई से रेगुलेटेड है, और आरबीआई और सरकार कहती है कि इसमें हमारी जिम्मेवारी सिर्फ 5 लाख तक की है जी। अगर ऐसा है तो सरकार को कानून बनाना चाहिए कि वो बैंक 5 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट भी नहीं ले सकती। बिल्कुल, हाँ। वो भी आप एक पहले तो मुझे प्रेरित करते हैं, आप मुझे पहले तो प्रेरित करते हैं कि मैं आपके पास रुपए जमा करा सकता हूँ जी। और इसका अगर आर्थिक पहलू आप देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था हमेशा सेविंग ड्रिवन रही थी, बचत से चलती थी। हाँ। सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम भी हमारी बचत थी। आप उस सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। आप हमारी सेविंग ड्रिवन इकोनॉमी को अब क्रेडिट ड्रिवन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं बुढ़े लोगों के साथ? बिल्कुल, लेकिन सर यहाँ पर आपको सामाजिक शिक्षा दे पा रहे हैं सर। आपको अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा देने की बैंक की क्षमता नहीं है, उसको सीमित करते हैं। ये भी सीमित करती है कि बैंक 5 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट नहीं ले सकती। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इंश्योरेंस का सवाल है, इंश्योरेंस आपको 5 लाख का भी मिल सकता है, 50 लाख का भी मिल सकता है। बिल्कुल। और इस वक्त जस्टिस मुकुल शेरावत हमारे साथ इसी 50 लाख का जी सर, अगर 50 सर आप जुड़े रहिए। सर हमारे साथ जस्टिस मुकुल शेरावत भी जुड़ चुके हैं इसी पूरे मसले पर। सर आप तो एनसीएलटी के जज भी रह चुके हैं और जो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि 92% जनता को हमने सुखी कर दिया है 5 लाख रुपए देकर, और उनकी डिपॉजिटेड जो है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होते हैं। बट नाउ जो वो लोग हैं जिनके पैसे से बैंक्स चलते हैं, जिनके पैसे से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स मिलती है, उनका पैसा सुरक्षित नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि एनसीएलटी में ऐसे तमाम मसले आते होंगे सर। एनी एक्सपीरियंस ऑफ योर सर? Okay, very well. So the point is that this is a very deep rooted and having a very past history about it. Sir. It's not a new issue, but I congratulate public police and this channel that now they are raking up this issue, and which is of a prime importance, and everybody is losing their sleeps in the night because of this new regulations. So, and as you are talking about the NCLT, so when I was sitting and dealing with the Diwan Housing Finance Limited, so this NBFC was board was suspended. RBI was before us at that time, and only the issue was that this NPA or non-payment or the stress assets were so high that they were not functioning at all. So the board was suspended by my order, and a arbitrator is appointed at that time. The issue at that time was also there was a huge line, as the earlier speaker has said, that in that Diwan Housing Finance there are so many small depositors. What to do about them? So then certain directions were given at that time that prepare a list, and they must also, as rightly said by one of the speakers, that why those are also not the secured creditors as reservists, other secured creditors in the accounts of the bank. Exactly. So it is a very valid point which is here being discussed by this high-powered panel where Honorable Lordship and honorable speakers are there.
but it has a flip side also. Just give me a minute. Yes, yes. You see, just give me a minute. Go ahead, sir. You go see, ahead. the flip side of this problem is that once we create a fund where the fund is put by the collection of the insurance money, so then again the problem comes that how this insurance funds will be invested. So we call it sovereign security. So the sovereign security, how to get a sovereign security as far as this fund created by the insurance company. Say it is, you see, insurance, whatever is the insurance, you collect 100% insurance. Where will you get the 100% security of those funds? Exactly. Whether the government is giving us the sovereign security over those funds created by the insurance, DICGC. Exactly. So again, the problem is that this problem has a vicious circle. In fact, this panel is competent enough, and I think through this channel we can further enlarge the scope then how to resolve this problem in the long term basis. Sir, but the problem is there. And this problem can only be solved through eminent person who is expert in banking, and also through the law fraternity. So this a combination of both the things will resolve something to get over this problem. But definitely there should not be, madam, there should not be that to rob, to pay Paul rob Peter. Exactly. It is not that. It should not be like this. So the rob Peter and pay Paul policy is not fair. Exactly. Because our money is very hard-earned money. We all are exactly, sir. Exactly. We have no other option but to invest in the bank. I know. So, but then, sir, do you think that we need to make more banking system more transparent, and we have to work on the NPA as well? Yes, madam. When I was dealing with NPA, MINAS, I have found that there was a lackadaisical approach, and the problem could have been nipped in the bud, because it can be red flagged at the very juncture when the assets were diagnosed as stressed assets. Exactly. And our banking authorities has a very capable persons who can sniff the problem at that very juncture. Yeah. So a person who is already red flagged, why you are giving further loans? As I have quoted the example of Diwan Housing, even after it was found NPA, 420 million ECB external commercial borrowing was granted. Exactly. So this is what it has pinched me a lot. Yes. And I said that is a lackadaisical approach on the part of the banking authorities, and it should not happen. Definitely. If we are dealing with the public. Definitely, sir. Definitely, but it has both the sides. Exactly. From the side of the government, we have to see that how to protect the insured funds which we collect from the public. Exactly. This is what I want to say. Exactly, and that's what our panel is doing. Mr. Malhotra is with us. Mr. Malhotra, what role you are looking for RBI in this whole issue? Because RBI एक सर बहुत नायक भी है इस पूरे मामले में और खलनायक भी है. RBI के लिए आप क्या देख रहे हैं सर? राजश्री जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं सर. और देखने की बात ये है कि ये पैसा लोगों का जो बैंक में रखा जाता है ये पहले भी सिक्योर नहीं था. ये केवल जो लास्ट बजट 2020 में वित्त मंत्री ने पेश किया उसके अंदर इस लिमिट को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख किया गया, और लोगों को ये पता ही नहीं था, ज्यादातर लोगों को. और क्योंकि लोग इन कानूनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, उनको ये पता ही नहीं था कि उनके जो डिपॉजिट हैं वो सिर्फ 1 लाख तक ही इंश्योर्ड हैं. और ये 5 लाख की सीमा जब 2020 में आई, उसका भी मेन कारण ये है कि लोगों को जो पता चला कि जब 2017 में एक फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर एक बेल इन का प्रावधान लाया गया. अगर वो बिल पास हो जाता तो ये बेल इन का जो प्रोविजन था ये बहुत ही डिजास्टर्स प्रोविजन था, और शायद आपका जो 1 लाख का डिपॉजिट था वो भी शायद आपका सिक्योर नहीं रहता. ये बेल इन का प्रोविजन क्या है? ये बेल इन का प्रोविजन ये कहता है कि बैंक को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो आपके पैसे को जो आपने डिपॉजिट किया हुआ है, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए डिपॉजिट किया हुआ है,
बैंक उसको कन्वर्ट सकता है अपनी रिक्वायरमेंट, अपने यूज के लिए। जी बिल्कुल, अपने यूज के लिए उसको कर सकता है। बिल्कुल। तो मतलब अगर मुझे पैसा चाहिए मेरी बेटी की शादी के लिए, मुझे अपना घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो मुझे नहीं मिलेगा, बैंक कहेगा हमने तो इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ जब इस तरह का प्रावधान लाया गया तब लोगों को मालूम हुआ कि जो हमारा इंश्योरेंस है वो सिर्फ 1 लाख तक का है, और तब ये डिमांड रेज हुई और उसके बाद में सरकार ने इस इंश्योरेंस को 1 लाख से 5 लाख तक किया। मैं समझता हूँ आज की तारीख में जो 5 लाख का इंश्योरेंस है वो भी ठीक नहीं है। आरबीआई बीइंग द सेंट्रल बैंक, being the regulator of the whole banking industry, it is the obligation of the bank to ensure that the deposits made by the depositors are secured and they get as and when they need their money. If RBI is not discharging its duty, it has to be backed by a sovereign guarantee. Yes. आप ये देखिए कि एक समय था जब हम लोग अपनी जरूरत का पैसा अपनी इमरजेंसी के लिए अपने घर में रखते थे, लेकिन नाउ वी आर फोर्स्ड टू डिपॉजिट अवर मनी ओनली इन द बैंक. वी कांट कीप मनी एट होम. If we are forced to deposit the money in the bank, then it is essential that the government must ensure that the people get their money when they want it back. Probably RBI also need to do it, and there is a need to make a legal provision making necessary amendments in the Deposit Insurance and Guarantee Corporation Act of 1961, under which the insurance amount is also increased. How it is to be done, modalities should be worked out and it should be done as expeditiously as possible. बिल्कुल, और ये कैसे होगा कि 130 करोड़ जनता, जिसको मैं बार बार कह रही हूँ, सरकार भले ही कहे कि 92% जनता के पैसे सुरक्षित हैं, इस वक्त हम जिस मसले पर बहस कर रहे हैं उसमें 130 करोड़ जनता के पैसों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री एफडी करें या गांव का एक अंतिम व्यक्ति एफडी करे, सबके पैसे कैसे सुरक्षित रहे, हम इस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको कैसे होगा ये हमारा पैनल आज बताने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक अहम मेहमान आर एम मल्ला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसके बाद हम ये पूरे मसले को एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसा आपने देखा कि प्रीमियम हम पूरा दे रहे हैं पर पैसा हमारा असुरक्षित है, पैसा हमें एक हिस्से तक ही मिल रहा है। यानी आपको थाली में आपने खाना तो सब कुछ दिया पर खाने को आपको केवल एक रोटी दी जाएगी यदि बैंक डूब जाता है, तो ये कुछ वैसा ही मसला है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरी थाली हम तक कैसे, जैसी थाली हमने दी थी वैसी थाली कैसे हम तक पहुँचे, इसकी कोशिश आज इस ख़ास कार्यक्रम में, और इसके लीगैलिटी, जिसके कानूनी पक्ष क्या हैं और कैसे कानूनी तौर पर इस देश में हमारा और आपका पैसा सुरक्षित रह सकता है, इस पर हम बात करेंगे। आमतौर पर इंडिया लीगल में आप वो तमाम मसले देखते हैं जो अदालतों से जुड़े होते हैं, जो आपसे और हमसे जुड़े होते हैं, लेकिन आज का ये जो विषय है वो हम सबके नज़दीक है, क्योंकि ये मेरे जेब की बात है, आपके जेब की बात है, मेरी कमाई की बात है, आपकी कमाई की बात है। क्योंकि आम भारतीय के एक सर्वे के हिसाब से ये देखा गया है कि आम भारतीय अपने पैसे को सुरक्षित एफडी में अभी तक महसूस करता आया था, लेकिन वही एफडी कैसे पिछले दरवाजे से उसके हाथों से निकल रही है और उसके हाथ में चाहे वो कितना भी पैसा जमा कर दे, अपनी गाढ़ी कमाई के रूप में उसको केवल 5 लाख मिलेगी, जैसे कि अभी बैंकों की स्थिति है, जैसे बैंक डूब रहे हैं या जैसी सरकार के द्वारा जिस तरह से आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, बैंकों की हालत ख़राब है। ऐसे में आपके और हमारे जो एफडी है वो सुरक्षित नहीं है, और इसे सुरक्षित कैसे किया जाए? केवल समस्या को देखकर इस पर केवल उंगली उठाई जाए, या इसे केवल कानूनी मामला समझकर या आर्थिक मामला समझकर भूल जाया जाए, या बेबस रहा जाए, सरकार की आलोचना की जाए, या कोई उपाय निकाला जाए? हमने इस कार्यक्रम में उपाय निकालने को सोचा है, क्योंकि ये चैनल, ये कार्यक्रम इसके लिए है कि हम केवल मसले को उठाते नहीं हैं, हल भी बताते हैं। तो आज हम हल पर बात कर रहे हैं, और इस भाग में हमने दिखाया आपको पहले भाग में किस तरह से एफडी को लेकर जो अभी तक सरकार ने नियम बनाया है वो क्या है, किस तरह से हमारा और आपका पैसा सुरक्षित दिख रहा है, कैसे हम प्रीमियम देते हैं, लेकिन आखिर इस पैसे को सुरक्षित किया कैसे जाए, आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले कि तमाम हमारे जो ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, के.जी. बालाकृष्णन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पी.के. मल्होत्रा साहब, हमारे साथ शरावत साहब जो हैं, जस्टिस शरावत जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मल्ला साहब, आर एम मल्ला साहब जुड़े हुए हैं। और आर एम मल्ला साहब, सीधे मैं आपके पास ही आऊँगी, और मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि हमने एक तरह से जो पूरे पैनल ने बताया कि हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे, हमारा पैसा डूब जाएगा, अब जो हमारे दर्शक हैं कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि आखिर
उनका पैसा जो 5 से ऊपर हो गया है, यदि बैंक की स्थिति खराब होती है तो जाहिर सी बात है कि उनका पैसा खतरे में है। ऐसे में डू यू थिंक सर कि अभी हमें ज़रूरत है कि बैंक के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं बैंकिंग के, उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन किया जाए? क्या हम इस ओर आगे बढ़ें? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आभार करना चाहूँगा, आपने इतना अच्छा सब्जेक्ट, तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस में हिंदुस्तान के एक लीगल ल्यूमिनरीज। आपको मेरी आवाज आ रही? सर आ रही है सर, आप प्लीज गो अहेड सर। मेरी आवाज आ रही? गो अहेड सर, आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर। सबसे पहले तो मैं करेक्ट, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल सर। हाँ। तो सबसे पहले तो मैं ये करेक्ट कि आपने एक किया कि बैंक में लोगों के फिक्स डिपॉजिट खतरे में, तो से पहले मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर 19 बैंक नेशनलाइज हुए थे सर। 1969 से 2020 50 साल के अंदर कोई बैंक फेल नहीं हुआ और इस स्कीम की किसी को जरूरत नहीं पड़ी सर। जहां तक प्राइवेट सेक्टर बैंक का, पिछले 20 साल के अंदर कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं हुआ और किसी भी डिपॉजिट 1 रुपया भी पब्लिक सेक्टर बैंक या किसी प्राइवेट सेक्टर में नुकसान नहीं हुआ हिस्टोरिकल। और इसका खास रिजर्व बैंक का सुपरविजन इस देश के अंदर इतना अच्छा रहा है कि उन्होंने इंश्योर किया कि अगर किसी बैंक को मुश्किल भी आई है बिल्कुल तो किसी ना किसी के साथ टेक ओवर हो गया। सर मैं 1 मिनट में सर 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। जस्टिस बालाकृष्णन इस पे कुछ ऐड करना चाहते हैं। जस्टिस बालाकृष्णन, डू यू वांट टू ऐड समथिंग अबाउट इट सर? मैं कुछ ऐड नहीं हूँ। अब चलते हैं मल्ला साहब, आप अपनी बात पूरी करें सर। एश्योर करना चाहता हूं थ्रू चैनल कि डिपॉजिटर्स को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उनका पैसा 100% सेफ है पब्लिक सेक्टर में एंड ऑलमोस्ट 100% सेफ है प्राइवेट सेक्टर। प्रॉब्लम आती है सिर्फ डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन जो है उसने सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक को असिस्ट किया है बिकॉज वो जगह पे डिफरेंट रीजन से वो हो जाते हैं तो उसको होता है। एक बड़ा अच्छा आपका सवाल है, इंश्योरेंस होता क्या है और इंश्योरेंस किस करता है? इंश्योरेंस नॉर्मली जो है उसमें आपके पास उसको अगर सर तो फिर सर तो आप क्या एक ऐसी स्कीम है सर, लेकिन आपको रोकना चाहूंगी सर। क्या इसका मतलब ये समझा जाए सर? हाँ जी। तो क्या ये मतलब समझा जैसा आपने कहा सर कि बैंकों में पैसा बिल्कुल सुरक्षित है डिपॉजिटर्स का, कोई परेशानी नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं सर जो अभी तक की व्यवस्था है? आपको देता हूं कि पब्लिक सेक्टर बैंक में एक नए पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी सर। जहां तक प्राइवेट सेक्टर बैंक है सेक्टर बैंक में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ। फिर भी एक सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं ब्लैक स्पैन इवेंट। अगर ऐसी हालत आ जाए कि सारे फेल जाए, जो कि मुझे नहीं लगता होगा, तो इसलिए ग्रेटफुल कि पब्लिक पुलिस ने एक ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल कि क्यों नहीं एक ऐसी स्कीम हो जिसके अंदर की सबका इंश्योरेंस हो। हाँ। क्योंकि बहुत एमिनेंट लोग हैं, मैं ज्यादा टाइम सिर्फ एक सजेशन देना चाहूंगा। इन ऑर्डर टू एंश्योर लोगों को परेशानी ना हो जी, जो इंडिविजुअल्स के डिपॉजिट वो अनलिमिटेड तक के लिए इंश्योर हो जाने। ओके। क्योंकि बैंकों में 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं, बिल्कुल के होते हैं और कंपनीज क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं कर सकती हैं कि उनको किस बैंक में डालना चाहिए किस में नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल। तो क्योंकि सिंपल होते हैं,
बिल्कुल, तो जी बिल्कुल, तो एक उपाय ये हुआ कि जो वो लोग जो कंपनी के थ्रू नहीं है, इंडिविजुअल्स हैं, उनके पैसे को सुरक्षित रखा जाए और कंपनीज और उनको प्रीमियम देकर और उनको सुरक्षित रखा जाए। मैं इस पर सर पूछूंगी अभी अपने पैनल से कि आखिर प्रीमियम फिर कौन देगा उसका। ये मैं इसके पहले पूछूं, जुनेजा साहब के पास जाऊं, इसके पहले मैं प्रदीप जी आपके पास आना चाहूँगी। जो ये पूरा मसला चल रहा है, इसमें एक बड़ा मामला ये है कि बैंक में मेरा पैसा सुरक्षित रहे। ये मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे भी पूछना चाहूँगी और मेरे तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे, ये बैंक, ये मेरा राइट है, ये मेरा हक है कि जब मैंने बैंक में पैसा डाला है तो ये कानूनी हक है कि मेरा पैसा सुरक्षित रखा जाए। लेकिन जब बैंक हमारे पैसे को असुरक्षित कर दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, किन हकों का हनन हो रहा है ऐसे में? देखिए, ऐसा है कि ये जो बैंक्स को बाहर एक तो लिखना चाहिए कि अगर हम डूबेंगे तो तुमको भी लेके डूबेंगे, ये जरूर लिखना चाहिए जी। क्योंकि जिस तरह की ये पॉलिसी है और जिस तरह की ये बातचीत है, ये अपने आप में लगता है कि भाई सरकार को, देखिए एक प्रॉमिस होता है जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हम आपके यहाँ एज ए कंज्यूमर जाते हैं, हम कोई आपके यहाँ और आप हमसे बदले में पैसे लेते हो। अगर हमारा करंट अकाउंट है तो आप फीस लेते हो, अगर हमारा सेविंग अकाउंट है तो हमारे पैसे पे आप उस पर आप इन्वेस्टमेंट बाकी जगह करते हो। और आप अगर उसमें भी गारंटी स्कीम होती है कि आप कितने दिन की, और एफडी तो 100% हम आपको दे रहे हैं इस बात के लिए, इस उम्मीद के साथ कि हमको आप ये देंगे। तो ये किसी भी तरह से आप इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अगर आप कोई वायलेशन करते हैं, जो भी पॉलिसी हो, वो पॉलिसी चैलेंज की जा सकती है। सरकार की कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं हो सकती जिस पॉलिसी के आधार पर आप ये कहें कि जो हमारे फिक्स डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे को हम किसी स्टेज पर आकर के कह दें कि आपको हम इतना ही वापस करेंगे, बाकी वापस नहीं करेंगे। अगर आप ऐसी बात करते हैं तो उस पॉलिसी को चैलेंज किया जा सकता है और वो पॉलिसी चैलेंज किए जाने योग्य है। किसी भी कीमत पे आप किसी जो आम इन्वेस्टर है उसके पैसे को कैसे जब्त कर सकते हैं, किस तरह से उसके हक को खत्म कर सकते हैं। अगर आप ये पॉलिसी आपकी है तो ये किसी भी कीमत पे कोर्ट के अंदर सस्टेन नहीं करेगी। ये हमारी जो गारंटी आपने दे रखी है, जो हमारे इन्वेस्टर्स ने एज ए कंज्यूमर, हम जब कंज्यूमर बन के आपके सामने जाते हैं, आप उससे बिजनेस करते हैं, क्या आप जब लोन देते हो किसी को तो क्या आप इस आधार पे लोन को माफ कर देते हो कि आपका बिजनेस ठीक नहीं किया? बिल्कुल। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको ये भी करने का हक नहीं है। और ये जो कॉन्सेप्ट अपने आप में है, जैसे आप ये बोल रहे हैं कि देखो भाई अगर 5 साल आप पढ़ोगे, एग्जाम दोगे, लेकिन चूंकि हमारा यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी हमारी, तो आपको हम फेल कर देंगे। इस तरह की स्कीम है, ये स्कीम चलने वाली नहीं है। और अगर ऐसा चलता है तो अब ये टाइम आ गया है, क्योंकि देखिए पहले बैंकिंग फ्रॉड्स नहीं होते थे, पहले बैंक्स के डिसीजंस गलत नहीं होते थे, पहले लोन कितना डूबता था। आज की तारीख में कई बार मैनेजमेंट के लिए हुए निर्णयों की वजह से जो आम कंज्यूमर है उसको घाटा होता है, देश की जनता को घाटा होता है। तो आप जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको तो आप छोड़ देते हो, लेकिन जो लोग की कोई गलती नहीं है, जो बेचारे बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको आप कहते हैं, आपने कहा ना कि थाली में रोटी मिलती है केवल, मैं कहता हूँ रोटी भी नहीं, चटनी केवल मिलती है उनको, रोटी तो सरकार खा रही है। बिल्कुल। और अगर ये नियम है तो उन किसानों के लोन्स पर भी शायद यही नियम होना चाहिए जो थोड़े पैसे नहीं जमा करवाते हैं तो उनकी गाय, उनके पशु खोल लिए जाते हैं बैंकों द्वारा और उनके ट्रैक्टर उठा लिए जाते हैं और वो रोते रहते हैं। तो शायद अगर ये व्यवस्था होती तो प्रेमचंद को कभी गोदान लिखना नहीं पड़ता। बहरहाल जुनेजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए। जुनेजा साहब, जैसा कि अभी शेरावत साहब, डू यू वांट टू ऐड समथिंग अबाउट दिस जस्टिस शेरावत? One thing. Yeah, please go ahead, sir. Which is Mr. Pradeep Rai just mentioning, sir, and slightly in contradiction of Mr. Bhalla's statement. Sir. If we decipher public sector bank and private sector bank, then the need of the time is to monitor the public sector bank as well. Exactly. Mr. Rai is rightly saying, yeah, this is the slow nibbling of our roti. Yeah. Chuha kutar raha hai roti. Sir, he's saying we are having only chutney, sir. Sir. That will also go somewhere. No, this is nibbling is going on. I have experienced this. NPA is very high. Exactly. Huge NPA. Sir. So Mr. Rai is warning us. It is this through channel we are getting the warning. Exactly. Red signals are there. So this is the time to have a check and balances. Strong regulations are required. Time-bound regulations. Exactly. Not quarterly reports will not serve any purpose. Yeah. This is what I want to say. Exactly. जुनेजा साहब के पास आऊँगी। जुनेजा साहब, since we are we are discussing about this that क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए,
अब ये जो पैनल है वो इसी के लिए बैठा हुआ है कि आखिर इसका हल कैसे निकले। हम पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसमें हम नहीं जा सकते। व्हाट डू यू थिंक सर कि व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखिए, व्हाट मिस्टर जस्टिस मुकुल शेरावत हैज टोल्ड, व्हाट इज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लॉ सेक्रेटरी मिस्टर मल्होत्रा हैज टोल्ड, आई फुली agree, and especially our Mr. Malla has told, our experienced banker, that by and large banks are so far, touch wood, that people have lost money. But recently what Mr. Pradeep Rai was also mentioning, Dr. Rai, that things are going not that rosy picture. Exactly. Things are today, why we are talking, everybody from heart to heart worry. You see, I was in the foreign banks. If you see, totally analyze the balance sheet of the Indian banks, take, I am not naming any bank, on the debit and the credit or the liability side, they are not so much sustainable in the international market that nobody will be able to give them line of credit, nobody will be able to give them the further extent. But although behind the scene there is a comfort of the Government of India, Ministry of Finance, which is the very strong. Now I am coming to your point number 2. We must form a insurance. Now today, this what you call the Reserve Bank, our credit guarantee DIGC, the only problem is they are the only monopoly. Why we should have a monopoly where all has to go it? What Mr. Pradeep Rai was also mentioning, I fully agree, and Justice Sherawat, we should form a separate, if our insurance companies are not able to, a separate company or among the existing companies like New India and other Oriental Fire, let them form a separate company or a separate division only to take care of the bank deposit. People who have got a money from say 5 lakh to 50 lakh rupees, if other are paying 12 paisa to 100, they should pay between 13 to 14 paisa to cover the risk over and above 5 lakh rupees. Exactly. So we are not burdening the bank. We as a depositor are paying the extra premium of 1 paisa, 2 paisa over and above the thing. But at least we will have a peaceful night. Exactly. We will have a sleep. So we should not, every day we should not read the economic time and paper. What is this bank having, this fraud has gone, this money and sleepless night. दादा साहब, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसा जुनैद साहब ने सुझाया कि हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, लेकिन व्यवस्था बनाने से ज़्यादा व्यवस्था बनी है उसको आम लोगों तक पहुँचाने की भी ज़रूरत पड़ती है। सर, इसको ये जो गैप है जो अभी तक, जैसे कि अभी तमाम हमें कॉल्स और हमारे उस पर ट्विटर पे और फेसबुक पे लोग लिख रहे हैं, अभी तक उन्हें पता ही नहीं था कि उनका FD सुरक्षित ही नहीं है। अगर हम ये नई व्यवस्था में जाते भी हैं तो उसको आखिर पहुंचाएं कैसे, ये एक सर बड़ा चैलेंज है। आप कैसे देखेंगे इसको? देखिए, हर हालत में डिपॉजिटर का इंटरेस्ट सेफगार्ड होना चाहिए, और वो सेफगार्ड तब होगा जब उसका फुल अमाउंट का इंश्योरेंस या तो बैंक कराए या डिपॉजिटर से ही पैसा लेकर उसको किया जाए। अगर DIC कैपेबल नहीं है पूरे अमाउंट का इंश्योरेंस करने का, मेरा मत तो यह है कि इंडिविजुअल के केस में अनलिमिटेड अमाउंट जो है वो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर DIC नहीं कर पाता है तो कोई नया कॉरपोरेशन बना दें, या ये हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी RBI है, RBI ये डिसीजन ले सकती है कि कोई PPP मॉडल ले लें या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई एजेंसी ले लें, तो उस तरह का नया कॉरपोरेशन बनाकर उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन हर हालत में ये आवश्यक है कि डिपॉजिटर का इंटरेस्ट सेफगार्ड हो, ताकि लोगों के अंदर ये भ्रम ना रहे कि और उसकी रातें जो हैं वो स्लीपलेस नाइट ना रहे, और उसको ये इंश्योर हो कि मेरे को कल अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी पैसे की, तो मेरे को पैसा बैंक से तुरंत मिल जाएगा। बिल्कुल। मल्होत्रा साहब, डू यू थिंक सर एनी दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज देयर इन एनी कंट्री? क्योंकि हमें एक बड़ी बुरी आदत है कि विदेशों में होता होगा तो हम अपना लेंगे, अगर अपने देश में हम नया कुछ सोचने के लिए बहुत आगे नहीं बढ़ते हैं। सर नहीं, देखिए, दूसरी कंट्रीज में जो भी प्रैक्टिसेस प्रेवेलेंट हैं, अगर देयर आर सर्टेन गुड प्रैक्टिसेस व्हिच आर सूटेबल टू आवर सिस्टम, वी मस्ट कंसीडर एंड अडॉप्ट देम. But I'm not very much aware about it. People in the financial sector may be aware about it. There are 2 points I would like to make here. One is the independent authority which can create that insurance for the depositors' money. Now, I have a point to make. The moment we start multiplying the authorities, I think we are making the things complicated even for the depositors also. Exactly. So there should not be any additional authority. There should be only one authority. If you want to have a separate authority, let there be a separate authority, and that authority
alone should have all control with regard to the insurance itself. Multiplying the authorities will not serve the purpose. It will complicate the thing. And we have been saying in the principles of governance also. Secondly, मल्ला साहब ने जैसा कहा कि मल्ला साहब ने एक पॉइंट रेज किया था कि आज तक कोई पब्लिक सेक्टर बैंक जो है फेल नहीं हुआ है. सिंपली क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक फेल नहीं हुआ है, ये अपने आप में एक ग्राउंड नहीं है कि आप डिपॉजिटर्स के पैसे को इंश्योर नहीं करेंगे. आप ये बताइए कि कितने हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, कितने लोग मर जाते हैं. जी बिल्कुल. और कि लोग मरेंगे उसी के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं. आप लाइफ इंश्योरेंस उसकी प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं, एक रिस्क को कवर करने के लिए लेते हैं. सिमिलरली जब हम बैंक डिपॉजिट के इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, हम रिस्क को कवर करने की बात कर रहे हैं. और वो रिस्क कवर करना मोर पर्टिकुलरली इन केस ऑफ इंडिविजुअल बहुत जरूरी है. बिल्कुल. माहेश्वरी साहब, ये जब पूरा मसला उठ रहा है और जो हम लोग आगे इसको लेकर बढ़ना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें एक इंडिविजुअल एजेंसी होनी चाहिए प्रीमियम के लिए, इसमें आखिर जो संस्था है वो भी कैसे इसको कैसे एक संस्था इसको आगे लेके बढ़ेगी, सरकार तक इस बात को कैसे पहुंचाया जाए, कैसे पहुंचाएंगे आप? नहीं, हम लोग पब्लिक पुलिस के माध्यम से इसका को हम लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा भी है कि ये जितने पब्लिक डिपॉजिट हैं, हम नॉट ओनली फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, हम पब्लिक डिपॉजिट की बात कर रहे हैं जो कोऑपरेटिव बैंक में है, एनबीएफसीज में है, कारपोरेट सेक्टर में है, वो सारे डिपॉजिट्स की भी बात कर रहे हैं. सारे पब्लिक डिपॉजिट अल्टीमेट लोग जब एनबीएफसीज या कारपोरेट्स ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ. बिल्कुल बिल्कुल. और ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करने के चक्कर में वो लोग कहीं ना कहीं अपने मनी को लूज कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. टाइम आ गया है मेरे ख्याल से कि अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने राइट्स को रिजर्व नहीं कर सकता. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अब आज रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. उसको इस समय की मांग के हिसाब से, आज की परिस्थितियों के हिसाब से अपने नियमों में, अपने तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा. और साथ साथ एक बात और भी है कि जब आप ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए अपराध नहीं हो रहा है, इसलिए थाने थोड़ी बंद कर दिए जाएंगे. अगर कहीं पे अपराध नहीं हो रहा है तो आपको तैयारी रखनी पड़ेगी. शायद वो पुलिस की सिस्टम जो मजबूत है इसकी वजह से अपराध नहीं हो रहा है. तो ये जो जनता के पैसों पे डाका पड़ने जा रहा है, इसको बचाने के लिए आपको जरूर एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए साथ में. अगर वो सिस्टम नहीं होगा तो सिस्टम चलेगा कैसे और गरीब आदमी फिर रहेगा कैसे? और बड़े से बड़े आदमी को अगर आप 5 लाख रुपए ही देंगे तो अमीर भी एक दिन में गरीब हो जाएगा. बिल्कुल. मल्ला साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग अबाउट इट सर? फिर मुझे जस्टिस के जी बालाकृष्णन के पास जाना है. जी. सोच रहा है, एश्योर करना चाहूँगा आपको सबको एक बार फिर जी कि हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट रियलाइज इन ए पब्लिक सेक्टर सॉवरेन बैंक. सर लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगी सर. हिस्ट्री तो बहुत सुनहरी सर रही है हमारी, लेकिन आज जो सच्चाई है वो बड़ी अजीब सी है सर. ऐसे में जरूरी है कि हम भविष्य के लिए तैयार रहें सर. सर अब एग्जैक्टली सर एक फॉरेन का भी इशू लाया. आई विश आई वाज इन द सर. अब बस सर, आई एम रियली सॉरी सर, अब वक्त खत्म हो रहा है. मैं जस्टिस 2 मिनट दूंगा. सर गो अहेड सर. रिजर्व बैंक इज डूइंग wonderful work. Only thing that for the sake of insurance सर केजी सर जस्टिस केजी बालाकृष्णन को सुनते हैं सर. सर, your final verdict on this whole issue, sir? Not final verdict. For the sake of insurance, the depositors shall not be mulcted with further liability. The Reserve Bank should have more control over these banks and ensure that they get back the deposit. Sir. That is the prime idea. So we have got a fairly good banking system that should ensure that the poor depositors, they are not able to do any business with their money. They are small depositors mostly. They must get money back to the full extent. Sir. That should be ensured. We have to find out methods to ensure that. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस. एंड आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ हिस्सा लेने के लिए.
इस ख़ास कार्यक्रम में आज हमने समझने की और आपको समझाने की कोशिश की है कि आपका जो पैसा है वो कितना सुरक्षित है। हमने आपको दिखाया कि सच्चाई क्या है, सुरक्षित है भी कि नहीं। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी उपाय बहुत सारे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा और आपका पैसा इस वक्त जो बैंकों की स्थिति चल रही है, जो सरकारी नियम चल रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत हद तक असुरक्षित है। लेकिन यदि हम एक ऐसी इंडिविजुअल एजेंसी बनाते हैं जो हमारे बैंकों की सुरक्षा की गारंटी लेता है, जैसे कि हमारा अपना इंश्योरेंस होता है और हमारी सुरक्षा की गारंटी एक इंश्योरेंस कंपनी को होती है, वैसे ही यदि हमारे पैसे की सुरक्षा की गारंटी एक इंश्योरेंस कंपनी ले सकती है, तो जाहिर सी बात है कि गाढ़े वक्त में हमारा पैसा हमारे पास लौट कर आ सकता है उसी रूप में जिस रूप में हमने जमा किया था। इसके अलावा जैसा कि हमारे पैनल का भी मानना था और हमारे मेहमानों का ये स्पष्ट तौर पर कहना था कि आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अब उसको रिस्पॉन्सिबल बैंक ऑफ इंडिया बनना होगा, उसे उसके लिए काम करना होगा जिसके लिए वो जाना जाता है, यानी कि आम जनता के लिए, हमारे लिए, आपके लिए और उन किसानों के लिए जो गाढ़े कमाई के साथ फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उस आम आदमी के लिए, उस रिटायर व्यक्ति के लिए जो ज़िंदगी भर की कमाई को फिक्स डिपॉजिट में डालता है ताकि उसकी कमाई नहीं डूबे। इसके अलावा हम इसमें भेद नहीं करेंगे, चाहे कोई कमाने वाला हो, ज़्यादा कमाने वाला हो या कम कमाने वाला हो, पैसा सबके लिए बहुत अहम है और पैसे की सुरक्षा हम सब के लिए बहुत अहम है। इसलिए ज़रूरी है कि इस देश में बैंकिंग व्यवस्था को एक नई तरीके से ढाला जाए, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ा जाए, एक नए नियम के साथ आगे बढ़ा जाए और हमारे और आपके पैसे को सुरक्षित रखा जाए। यदि ये हो सकता है तो जाहिर सी बात है कि बड़ी सफलता होगी हमारे लिए, आपके लिए, सरकार के लिए, और तब अच्छे दिन की कल्पना पूर्णतः सत्य होगी। तो अच्छे दिन ज़रूर आएंगे इस कल्पना के साथ। इस कोशिश में आप भी हमारे साथ रहिए। यदि आपके साथ कहीं कोई बैंक का फ्रॉड हुआ है या आपके फिक्स डिपॉजिट को लेकर कहीं कोई ख़तरा है तो आप ज़रूर हमें लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यदि इस पूरे मामले पर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, और इस मुहिम से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके पैसे की सुरक्षा की गारंटी हम आपको देते हैं इंडिया लीगल में। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।